आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर झारखंड का अपडेट क्या है। तो झारखंड में 290 अभी तक कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। झारखंड में 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए हैं। जिलेवार तरीके से देखें तो गढ़वा से 18, पूर्वी सिंहभूम से अब तक 9 मामले सामने आए। कोडरमा और गिरिडीह में भी 5-5 मामले मिले हैं। चतरा से खबर यह है कि पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला है और 130 प्रवासी ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। झारखंड में कोरोना की वृद्धि दर 4.41% है। राजधानी रांची की बात करें तो 86.7% कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं और सरकारी स्कूल गैर शैक्षणिक कार्य खुलेंगे। एसएमएस से मिलेगी कोरोना सैंपल्स जांच रिपोर्ट। चलिए, यह अपडेट हमने आपको बताया। इसके बाद केंद्र की नई माइनिंग नीति की बात करते हैं। इस पर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसी हालत में जमीन मालिकों को खनन का अधिकार देना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि नई माइनिंग नीति के विस्तृत अध्ययन के बाद राज्य स्तर पर कोई फैसला होगा। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि नई माइनिंग नीति से प्रदेश का आर्थिक विकास होगा और इसके साथ राज्य की रॉयल्टी भी बढ़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार को प्रदेश भर में चल रही अवैध माइनिंग पर जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए ताकि अवैध खनन से अवैध उगाही कर रहे लोगों को किनारे किया जा सके। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जमीन मालिक ही लोग माइनिंग करें? अभी उस पर हम लोग चिंतन करेंगे और केंद्र सरकार की जो अभी तो घोषणाएं हुई हैं और उसके अंदर की जो कहानियां हैं वो भी जाननी जरूरी है और उसका जब तक अध्ययन नहीं किया जाए बाकी चीज़ें सिर्फ राजनीतिक तौर पर रखी जा सकती है। अभी हम लोग उसका चिंतन करने के बाद ही आपको कुछ बताएं। हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार को सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रहा है पूरे प्रदेश में, खास करके धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग में, गिरिडीह में ऐसे कोयले का इलीगल माइनिंग हो रहा है और लॉकडाउन होने के बाद तो ज़्यादा। इसलिए सरकार को सब पहले अंकुश लगाना चाहिए कि इलीगल माइनिंग पर अंकुश लगे और जिससे क्या होगा कि लोगों के राज्य को रॉयल्टी मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने वहां जमकर हंगामा मचाया है। कर्नाटक से हटिया पहुंचे श्रमिकों ने स्टेशन से घर जाने के लिए व्यवस्था की गई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हंगामा किया। श्रमिकों का यह आरोप है कि उन्हें बस में घंटों बिठाकर रखा गया, खाने के लिए सिर्फ 2 ब्रेड दिए गए। हालांकि रांची के बीटीओ ने इस आरोप को निराधार बताया है और लोगों से संयम की अपील की है। 45 पूरी सीटर फुल है, फिर भी खड़ा करा कर रखे कि और आएगी बस ट्रेन आएगी तो उसके बाद हम लोग और इसमें देंगे। कैसे कहेंगे? तो भीड़ हो जाएगा। हाँ, तो भीड़ पूरा हो जाएगा। 7 बजे से खड़े हैं, बोले कि आएगी गाड़ी तब आपको छोड़ेंगे। गाड़ी का अंदर देखिए, अब गाड़ी कब आएगी, कब हम लोग को छोड़ेंगे? और फिर इन लोग को जाकर अभी पेट्रोल में फिर क्वारंटाइन होगा वहाँ पर ही। कितना आदमी भर के रखा हुआ है, देख लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाके देखिए। पूरा एक सीट में 3-3 आदमी बैठा के रखा है और सर सुबह से एकदम कोई नाश्ता नहीं, 2 ब्रेड देके बस बैठा के रखा हुआ है। सर हम लोग को भी जान का डर है। हम लोग जब दूसरे राज्य में थे तो हम लोग को एकदम सेपरेट के साथ हिफाजत के साथ भेजा और हमारे राज्य घर में आके ये हालात है हमारा। में पर्याप्त संख्या में बस रखा हुआ है जो जिला वाइज टेक किया गया है, जो पैसेंजर लिस्ट है उसके आधार पर, और सबको लिस्टिंग करके हम लोग बैठाकर यहाँ से जिला के लिए रवाना करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सीट है जिसका जितना कैपेसिटी है, जो हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं उतने के हिसाब से हम लोग गाड़ी मंगाए हैं। लोग धैर्य रखें, ट्रेन आ रही है। इधर पूरे देश की तरह झारखंड भी कोरोना महामारी से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और झारखंड सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दिलाने की कोशिश कर रही है। चुनौती ऐसी घड़ी में लॉकडाउन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चलिए सवाल हम शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लॉकडाउन के चौथे चरण में जो हमारा प्रवेश हुआ है, ये अनुभव कैसा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। और इस अनुभव और 3 चरणों में जो मिले वक्त से
क्या झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, हाँ ये बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चरण का ये लॉकडाउन में हम लोग आ चुके हैं और कहा जाए तो राज्य सरकार का जो विषय है वो अब शुरू होता है। अब जब मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक समय जहां था कि हम पूरे राज्य में एक रुके रुके से चल रहे थे संक्रमण की स्थिति को लेकर, अब बड़ी तेजी से हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रही है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2 क्षेत्रों में सबसे अधिक काम किया था और उस पर हम लोगों का काम जारी भी है अभी, एक सामाजिक सुरक्षा पर, एक स्वास्थ्य चिकित्सा पर, और इसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं और लोगों का संक्रमण बढ़ भी रहा है, संख्याएं बढ़ भी रही है और बिल्कुल ये हमारे लिए कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ये पहले से ही हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ेगा और इसके लिए मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। चलिए, सरकार तैयार है, लेकिन हाल के दिनों में जो कंटेनमेंट एरिया में जो शिकायतें मिली हैं, खासकर हिंदपीढ़ी इलाके से, तो जो झारखंड पुलिस के डीएसपी लेवल के जो अधिकारी जो वहां पर डिप्यूट किए गए थे, उनकी पिटाई हुई है और एक खबर यह भी आई कि सीआरपीएफ के जवान से बदसलूकी की गई। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई प्लान तैयार है? नहीं, देखिए, आज हमें संक्रमित लोग से नहीं लड़ना है, हमें संक्रमण से लड़ना है। और आज की इस स्थिति पर जो हिंदपीढ़ी को लेकर के चर्चाएं हमारे राज्य में हुई, मुझे लगता है हिंदपीढ़ी के अलावा कहीं दूसरा कोई उदाहरण आप नहीं बता पाएंगे। और चूंकि वहाँ थोड़ा सा ये शहरी क्षेत्र भी है और ये रांची राजधानी है झारखंड का और राजनीतिक आबो हवाएं भी चलती हैं, और ऐसे स्थिति में हम आपको आज बता दें कि आज हिंदपीढ़ी के कई क्षेत्रों को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया है और आज बड़ी तेजी से वहाँ पर लोग, अब तो लगता है गिने चुने लोग बचे हैं संक्रमित लगभग, और सभी लोग ठीक होकर के अब घर जा चुके हैं। और आज कुछ अफवाहों को लेकर के, कुछ लोगों की जानकारी के अभाव को लेकर के, कुछ पदाधिकारियों की जानकारी के अभाव, कुछ आम लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से कई चीज़ें बीच बीच में कुछ समस्याएं रही, लेकिन इन सब को हम लोग सुधारते हुए, ठीक करते हुए हम लोग आज वहाँ पर जाके आज आप देखेंगे कि वहाँ का माहौल बिल्कुल आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होगा। आज लोग काफ़ी खुश हैं वहाँ पर। ये बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर सोच से विपरीत होता है, सब कुछ अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तो ये ज्यादा बेहतर भी होगा, सभी के लिए होगा। एक सवाल और भी है कि जो तबलीगी सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन एक और भी पक्ष अब सामने आ रहा है कि जो लोग लौट रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ये भी एक स्प्रेडर के तौर पर ही हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? तबलीगी के विषय पर तो हमने कभी कोई संज्ञान लिया ही नहीं कि वही लोग इससे संक्रमित होंगे और उन्हीं की वजह से चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट मेरा मानना था। और आज आप देख भी रहे हैं, आज उससे हट करके ये आज मजदूरों के बीच में आ गया है। अब ये सवाल, अब कोई उसकी रिलेवेंसी रह नहीं गई। और अब जब मजदूर आ रहे हैं, हम लोग पूरी कड़ाई के साथ अब लोगों को, और इनफैक्ट हमारा जो सामाजिक पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, आज लोग खुद गांव में इतने सजग हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको अलग से रहने का निर्देश उनको मिल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने सरकारी क्वारंटाइन की जो व्यवस्थाएं की, आज हमारे सरकारी क्वारंटाइन में लगभग 50 से 60 हज़ार लोग अभी हैं, उनको पूरी तरीके से सरकारी निगरानी में रखा गया है। और अभी तक उसमें कोई किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की या कॉन्टैक्ट संक्रमण का बात नहीं आया है। और जहां जितने लोग हैं वहीं हमें संक्रमण चीज़ें हमारे एक चार दीवारी के अंदर है। और इसको लेकर के, और वो लोग बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका अभी जो इलाज है
इलाज मात्र यही है कि लोग थोड़ा आइसोलेटेड रहें और लोगों को बेहतर खान पान मिले और शरीर स्वस्थ रहे, जिससे इस संक्रमण से उनकी शरीर जंग लड़ सके। और मजदूरों को हम लोग सड़कों से लेकर क्वारंटाइन सेंटर तक खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार का प्रयास हो सकता है, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं जो लौट रहे हैं उनको लेकर राजनीति हो रही है और खासकर राजनीति ट्रेनों की सुविधा को लेकर हो रही है। अब इस पर एक रिएक्शन आपका क्या होगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज हम पहले भी बताया कि हमारा दो क्षेत्र ज़्यादा फोकस रहा है आज के संक्रमण में। सामाजिक सुरक्षा का एक क्षेत्र रहा, दूसरा स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र रहा है। और इसमें डॉक्टरों की भूमिका बहुत कम है, नर्सिंग की इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है इस संक्रमण में, कि लोग किस तरीके से अपने आप को मतलब एक मेडिकल गाइडलाइन के तहत लोग रहें, ये मुख्य बात है। और आज जिस तरीके से प्रवासियों को लेकर के ट्रेनों पर और उनके आवागमन के विषय को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से सरकार को प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सबसे पहले प्रवासी मजदूरों को लाने की डिमांड हम ही ने रखी थी। मैं धन्यवाद भी दूंगा, विलंब से ही सही, लेकिन हमें परमिशन मिला अपने प्रवासियों को लाने का। हमने प्रवासियों को लाने के लिए हवाई जहाज की भी मांग की है, हमने रिमाइंडर चिट्ठियां भी भेजी है गृह मंत्रालय को, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग लद्दाख में भी फंसे हैं, अंडमान निकोबार में भी फंसे हैं, कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग हैं जहाँ लोग आना चाहते हैं, लेकिन आने की सीधी व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट व्यवस्था है। इसके लिए भी हमने मांग कर रखी है और हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचा पाएं, उनको सुरक्षित ला पाएं, ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल प्रयास जारी है सरकार की तरफ से, अच्छी पहल भी की जा रही है। लेकिन एक सवाल जो कि काफी रोचक है और इसका उत्तर भी हमें रोचक तरीके से ही मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हाल के दिनों में आपका जो प्रेजेंस है वो राष्ट्रीय मीडिया में बढ़ा है और आप लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो 2024 में हेमंत सोरेन विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के क्या दावेदार हैं? ये तो सवाल आपने राजनीतिक के गर्व में क्या है वो सवाल आप खोज के निकाल रहे हैं। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात जरूर है, जिस तरीके से आज सड़कों पर करोड़ों मजदूर अपना बाल बच्चों के साथ मोटरी लेकर के बिना लक्ष्य पैदल चले जा रहे हैं, लोग मरने कटने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने घरों की ओर जाने की तैयारी, घरों में जाने की काम लोगों में लगे हैं और उनका लक्ष्य पता नहीं कहाँ वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, फिर भी वो चल रहे हैं। और आज इतनी भयावह स्थिति देश की है और दूसरी तरफ सरकार कई ऐसे बड़े नीतियाँ ले रही हैं जो आज ना सदन पे बहस हो रहा है, ना सदन है, ना कोई इस पर चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें निर्णय ली जा रही है, देश को पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है और हमारा राज्य जो बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों को खनिज संपदा फीड करता है, आज इससे कहीं ना कहीं उन निर्णयों से हम प्रभावित जरूर होंगे और इसके लिए ये आदिवासी दलित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, हम इनके तरफ से कड़ा विरोध करते हैं। ऐसे निर्णयों का हमें बहुत नुकसान होगा और इस पर आने वाला समय में बहस भी होंगे। अब अभी तो चूंकि सभी लोग अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम जैसे ही इन सब समस्याओं पर अपना कंट्रोल पा लेंगे तो जरूर उन सब बहसों में हम लोग हिस्सा भी लेंगे और अपने राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, और समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर अपने सुझाव को भी और खासकर उन बातों को साझा करने के लिए जो तरक्की के लिए हैं, उन लोगों की मदद के लिए हैं जो प्रवासी लौट रहे हैं, सबकी हिफाजत के लिए हैं। चलिए अब जो 10 बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं एक एक कर। ये जो 10 बड़ी बातें हैं, अभी कुछ देर पहले हेमंत सोरेन एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सारी चीजों को बताया है कि सरकार क्या कर रही है उन प्रवासियों के लिए, उन मजदूरों के लिए। क्वारंटाइन सेंटर में क्या चल रहा है, राजनीति हो रही है ट्रेनों की आवाजाही पर
और किस तरीके से और भी मदद पहुंचाई जा रही है, इन सभी विषयों पर खुलकर उन्होंने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बातचीत की है। और ये जो 10 बिंदु हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या उन्होंने प्रमुखता से किन बातों पर जोर दिया है, तो किस तरह से सफलता पा रहे हैं। संख्या जो कम है, बराबर आपने देखा हो कि जो राज्य की सरकार है वो उन प्रतिशत को लेकर सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो पूरे देश का जो रिकवरी रेट है उससे हम ज्यादा आगे निकल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, प्रदेश स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। चलिए, इधर लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेन सेवा अब धीरे धीरे फिर से बहाल हो रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और राजधानी स्पेशल ट्रेन के बाद 1 जून से देश भर में 100 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 1 जून से अपने निर्धारित समय से चलेगी और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से खुलने वाली 7 ऐसी ट्रेनें हैं जो झारखंड से होकर गुजरेंगी, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न शहरों के यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। और इन ट्रेनों को बुकिंग, जो टिकटों की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से हो पाएगी। और ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। और देखिए, जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, एक ट्रेन जो है इस लिस्ट के हिसाब से चलेंगी, जो कि पटना से रांची जो जनशताब्दी है 02365/66, तो ये पटना से चल के रांची पहुंचेंगी। पटना से इसका डिपार्चर का समय सुबह 6 बजे से होगा और रांची इसके पहुंचने का समय 13:55 पे होगा, जिसके लिए IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इस पर्टिकुलर ट्रेन में केवल IRCTC के माध्यम से ही बुकिंग होगी। हमारे PRS जो काउंटर्स हैं स्टेशन पे या अन्य जगहों पर, उसके माध्यम से किसी प्रकार की बुकिंग नहीं होगी। किसी भी जनरल जो नॉन रिजर्व टिकटिंग होती है उसकी बुकिंग भी इसमें नहीं होगी। तो अब तक ग्रीन जोन में शामिल चतरा जिले में भी कोरोना का मरीज मिला है। यहां मुंबई से आया मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना मरीज मिलने के बाद पीड़ित के गांव को सील कर दिया गया है और उसके संपर्क में आए उन लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। इधर गढ़वा में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट है। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या 47 पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें से 3 लोग ठीक भी हुए हैं और फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, जबकि 44 का मेरौल प्रखंड को कोविड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, 44 लोगों का। और सभी संक्रमित मरीज प्रवासी हैं और महाराष्ट्र से आए थे। देर रात जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी को कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़ों के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर्स की टीम तैनात करने की मांग की ताकि सभी का बेहतर इलाज हो पाए। सभी को रात में हम लोग कोविड सेंटर मेराल में एडमिट करवा दिए हैं। सभी का इलाज स्टार्ट हो गया है और पहले के जो मामले थे उसमें 47, उसमें से 3 का नेगेटिव आ गया है, जिसको होम क्वारंटाइन में वो चले गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी का नेगेटिव रिपोर्ट आए। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आकर के जब इनका सैंपलिंग हुआ तो जितने लोगों का सैंपलिंग हो रहा है सभी को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसी दूसरे को इसका फैलाव से रोका जा सके। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन में है, जितने भी रेड जोन से जितने लोग आ रहे हैं, जिसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं, वो सभी को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रख रहे हैं। इधर कोरोना ने झारखंड के 24 में से 21 जिलों को अपनी चपेट में लिया है। पूर्वी सिंहभूम में अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। बीती रात जमशेदपुर में एक साथ 9 मामले सामने आए, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग हैं। दिल्ली से आई एक छात्रा को होम क्वारंटाइन में रखा गया था, जिसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके परिवार के 5 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इस बीच प्रशासन अलर्ट मोड में है। लातेहार में सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन की तरफ से कोरोना से अपने जवानों को बचाने के लिए पतकी कैंप में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें छुट्टी से लौट रहे जवानों को 14 दिनों का सेल्फ क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और इस दौरान उनके लिए स्वास्थ्य के साथ मेडिटेशन और मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन से आने वाले जवानों को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है और क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। कोरोना बंदी के बीच शहर से लेकर गांव तक कोई गरीब भूखा न सोए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। गुमला में जिला प्रशासन की ओर से नियमित रूप से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसमें गुमला के कई युवा पूरी ईमानदारी से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं।
गुमला के नौजवान इन दिनों जरूरतमंदों तक खाना मुहैया कराने में प्रशासन की जमकर मदद कर रहे हैं। युवाओं ने इस काम के लिए अपनी एक टीम बनाई है जिसका नाम जीवन रखा गया है। इसके सदस्य प्रतिदिन कारीगरों के माध्यम से भोजन बनवाकर उसे सही तरीके से पैक कर वाहनों के माध्यम से कई क्षेत्र में वितरित करते हैं। इस काम में लगे युवाओं का मानना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सुबह से खाना बनती है, पैकिंग होती है, उसके बाद सारा भोजन पैक होकर हर रूट पर लोग हमारी निकलती है और भोजन उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा है, चाहे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम प्रतिदिन वैसे लोगों को भोजन कराएंगे और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है तो और भी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित इस टीम द्वारा हर रोज 400 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य को देखते हुए कई लोग सामने से मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं चैम्बर के सदस्य भी इसमें प्रशासन और युवाओं का पूरा योगदान कर रहा है। जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने युवाओं की इस टीम को हाल ही में 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि भी प्रदान की थी, जिसके बाद इन युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया। कोरोना से पीड़ित लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी सहयोगी हैं। पहले ही दिन से इन लोगों के द्वारा विक्षिप्त और ऐसे असहाय लोगों के बीच भोजन बना करके उन लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसकी सराहना करते हुए आज गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इन लोगों के साथ संयुक्त रूप से भोजन बांटने का दायित्व लिया है। युवाओं द्वारा सड़क पर भटक कर समय बिताया जा रहा है या फिर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा की जा रही है, वहाँ पर ये युवा लगातार गरीबों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, जो काफी सराहनीय कार्य है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। इधर कोरोना काल में भी झारखंड के दिव्यांग दर दर भटकने को मजबूर हैं। पिछले 7 महीने से 60,000 से भी ज्यादा दिव्यांग प्रोत्साहन राशि के इंतजार में बेबस हैं। हाल यह है कि इनकी प्रोत्साहन राशि 2 विभागों और डाटा एंट्री के मकड़जाल में फंसकर रह गई है। अपने लंगड़ाते पैरों से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के आवास पहुंचने से पहले अनिल और ज्ञानू डीसी के पास जाकर उनकी प्रोत्साहन राशि निर्गत करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। मजबूरीवश आज बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंचे हैं। ऐसा तो सर देखा जाए तो किसी के 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, किसी का साल भर से पेंशन नहीं आ पा रहा। ना हम लोग का काम है, ना नौकरी है, ना जुगाड़ है, तो हम लोग क्या कर सकते सर। हम लोग जो भी आश्रय रहते हैं, वृद्धा पेंशन के आश्रय रहते हैं, हम लोग काम भी उतना नहीं कर पाते, दूसरे यहाँ जाते कितना। दरअसल झारखंड में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों को हर महीने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि झारखंड में 2 विभागों या यूं कह लें कि 2 कोषांगों के बीच फंसी है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त की माने तो राज्य में 25,000 दिव्यांग जनों की प्रोत्साहन राशि इस वजह से रुकी है क्योंकि इनका डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट मिसमैच, आधार जैसी कई वजहों से इसमें परेशानी आई है। हालांकि इसे जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हमने आदेश कर दिया। 1 माह पूर्व ही हमने आदेश दिया है कि हर दिव्यांग को चिन्हित करके जिनको नहीं मिल रहा है उनको राशि देने की कोशिश करें। खास करके वैसे दिव्यांग लाभुक जिनको पहले से प्राप्त हो रहा था, कतिपय कारणवश उनका पेंशन योजना में या प्रोत्साहन भत्ता की राशि रुक गया है, उसको जारी करें और चालू करें। हालांकि उनकी समस्या बीजेपी के शासन के समय से ही है, लेकिन अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सरकार से इन दिव्यांगों की राशि शीघ्र निर्गत करने की मांग कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि सरकार को खास करके अभी जो कोरोना का काल था, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है और जो सबसे गरीब है, तो ऐसे सारे लोगों को एक बार में सरकार को देखनी चाहिए थी। भाई जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कहीं कुछ कर नहीं सकता है, कोई उनके लिए कमाने वाला नहीं। कोरोना काल में जब सरकार जरूरतमंदों को राहत देने के लिए जनधन खाते में 500 रुपए डाल सकती है, तो पिछले 7 महीने से परेशानी झेल रहे दिव्यांगों की प्रोत्साहन राशि क्यों रोक दी गई है? उम्मीद की जानी चाहिए कि हुक्मरानों की नजर इन दिव्यांगों की परेशानी पर पड़ेगी।
कैमरामैन संत के साथ न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए कोरोना 100।